हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लस पॉइंट। बच्चों, आज के लेक्चर में हम लोग एटॉमिक स्पेक्ट्रम को डिस्कस करने जा रहे हैं। एटॉमिक स्पेक्ट्रम को समझने से पहले बच्चे हम लोग वाइट लाइट के स्पेक्ट्रम को समझेंगे, ठीक है। तो देखो, हम जानते हैं जब भी किसी प्रिज्म से हम लोग ये पढ़ चुके हैं 10th क्लास में, है ना, कि जब भी किसी प्रिज्म से हम लोग वाइट लाइट को पास करते हैं तो ये वाइट लाइट 7 कलर्स में स्प्लिट कर जाता है। और इसको जब हम लोग प्लॉट करेंगे तो यहाँ से हमें एक स्पेक्ट्रम मिलता है। देखो, ये डिस्पर्सन ऑफ लाइट है ना, वाइट लाइट है, ये हमारा क्या है बोलो बच्चों, वाइट लाइट है। वाइट लाइट को जब भी हम किसी प्रिज्म से पास करते हैं तो ये वाइट लाइट क्या होता है, डिस्पर्स कर जाता है, स्प्लिट कर जाता है। इस फेनोमेना को हम लोग डिस्पर्सन ऑफ लाइट बोलते हैं। और इससे जो हमें एक बैंड ऑफ लाइट मिलता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें 7 कलर का क्या मिलेगा बोलो, VIBGYOR, है ना, विबग्योर हमें 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 कलर का यहाँ पे हमें एक बैंड ऑफ लाइट मिलेगा जिसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, स्पेक्ट्रम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम बोलते हैं। क्लियर है। तो ये व्हाइट लाइट का स्पेक्ट्रम अगर गौर से देखा जाए तो ये कंटिन्यूअस नेचर का होता है। ये जो स्पेक्ट्रम हुआ कैसा नेचर होगा, कंटिन्यूअस नेचर का होगा। कंटिन्यूअस का मतलब समझ आता है, जैसे इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है रेनबो, विबग्योर हम लोग जानते हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो क्या सातों का सातों कलर कंटिन्यूअस नेचर में होता है या डिसकंटिन्यूअस? इसका मतलब ये हुआ कि वायलेट अगर मेरा खत्म हुआ और उसके बाद इंडिगो स्टार्ट हुआ तो क्या ये पता चलता है यहाँ से यहाँ तक वायलेट था, उसके बाद फिर इंडिगो स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। जैसे मान लो ऑरेंज के, येलो के बगल में ऑरेंज आ रहा है, ऑरेंज के बगल में रेड आ रहा है, तो ऑरेंज का खत्म होना, रेड का स्टार्ट होना, क्या वहां पे हमें कोई सेपरेशन पता चलता है? बोलेंगे नहीं। एक कलर का खत्म होना, दूसरे का स्टार्ट होना, यहाँ पे कोई डिस्टिंग्विश हम नहीं कर पाएंगे कौन कब समाप्त हो रहा है। वैसे स्पेक्ट्रम को बच्चों हम लोग कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम बोलते हैं। आज हमें पढ़ना है एटॉमिक स्पेक्ट्रम, है ना, एटम का जो स्पेक्ट्रम होगा, है ना। एटम से जो अगर रेडिएशन निकल रहा है, हम जानते हैं हर चीज़ से रेडिएशन निकलता है, रेडिएशन का टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे। हर किसी भी सब्सटेंस से, किसी भी मैटर से रेडिएशन इमिट होता है। तो जब एटम को हम हीट करेंगे तो एटम से रेडिएशन इमिट होता है। उस रेडिएशन को अगर हम प्रिज्म से पास करेंगे तो वो भी स्प्लिट होगा, है ना, डिस्पर्सन ऑफ लाइट वहाँ भी हमें मिलेगा। लेकिन उस टाइम जो हमारा स्पेक्ट्रम यहाँ प्रोड्यूस होगा उसको हम लोग कंटिन्यूस नहीं बोल पाएंगे, डिसकंटिन्यूस बोलेंगे। असल में इसी डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम को हम लोग लाइन स्पेक्ट्रम भी बोलते हैं और उसको हम लोग समझते हैं नील बोहर के एटॉमिक मॉडल के हेल्प से। यानी कि देखो बच्चों, नील बोहर बहुत अच्छा काम किए थे जिसके हेल्प से एटॉमिक स्पेक्ट्रम को हम लोग ईजिली समझ सकते हैं, या यूँ कहो कि एटॉमिक स्पेक्ट्रम के मदद से हम लोग नील बोहर के मॉडल को अच्छे से समझ सकते हैं। रदरफोर्ड का मॉडल फेल क्यों किया था हमें मालूम था, क्योंकि जब भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन किसी सर्कुलर पाथ पे रोटेट कर रहा था तो मैक्सवेल के हिसाब से वो एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल, चूंकि इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल था, एक्सेलरेशन कर रहा था क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो रहा था, तो वो कंटिन्यूअसली एनर्जी लूज करेगा ना। एनर्जी लूज करेगा तो वो सर्कुलर पाथ पे ना घूम करके स्पाइरल पाथ पकड़ के जाके न्यूक्लियस में कोलैप्स कर जा रहा था। बात आ रही है समझ में। ये रदरफोर्ड का मॉडल फेल कर गया था। तो नील बोहर आए, नील बोहर क्या कहे कि हमारा जो एटम है उसके अंदर जो ऑर्बिट्स रहेगा वो ऑर्बिट हमारा फिक्स्ड एनर्जी लेवल वाला ऑर्बिट्स होगा। इलेक्ट्रॉन उन्हीं ऑर्बिट पे घूमेगा जिसका एनर्जी फिक्स है और टाइम के साथ चेंज नहीं कर रहा है। एज लॉन्ग एज जब तक इलेक्ट्रॉन हमारा उस खास ऑर्बिट पे घूमेगा तो ना तो ना तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी लूज करेगा ना तो गेन करेगा। लेकिन जैसे एक ऑर्बिट से दूसरे पे जाएगा तब एनर्जी का ट्रांजैक्शन होगा। ये बात नील बोहर बोले थे। तो नील बोहर के मॉडल को समझने के लिए अगर हम एटॉमिक स्पेक्ट्रम को समझ जाते हैं तो वो मॉडल 100% हमारा क्लियर हो जाएगा। तो चलो शुरुआत करते हैं। ये हमारा क्या है बच्चों बोलो, व्हाइट लाइट का स्पेक्ट्रम है, जो कि ध्यान रखना कंटिन्यूअस नेचर का होता है। मतलब एक लाइट का समाप्त होना, एक कलर का समाप्त होना, दूसरा का स्टार्ट होना, कोई फर्क पता नहीं चल पाएगा। हम ये नहीं बता पाएंगे कहाँ बाउंड्री है, बाउंड्री ऑफ सेपरेशन दोनों कलर का क्या है, समझ आया। तो चलो अब हम लोग पढ़ते हैं कौन सा, एटॉमिक स्पेक्ट्रम। मतलब एटम का स्पेक्ट्रम हम देखने जा रहे हैं। हर एक एटम का अपना स्पेसिफिक स्पेक्ट्रम होता है, अलग अलग एटम का स्पेक्ट्रम बिल्कुल अलग अलग दिखेगा, है ना। चलो ठीक, तो यहाँ पे इस बार हम क्या लेते हैं, एक वेसल लिए हैं, वेसल में हम हाइड्रोजन एटम को रख दिए हैं, हाइड्रोजन गैस का ये कुछ एटम्स होगा। इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। हीट कैसे कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज से हीट कर सकते हैं, ठीक है।
चलो, जैसे हीट करेंगे बच्चों तो एटम के अंदर से एक रेडिएशन इमिट होता है, जो रेडिएशन वाला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हम लोग आगे के टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो एटम के मान लो सभी एटम हीट हो रहा है, तो किसी एक एटम को हम पकड़े, उसके अंदर से रेडिएशन निकल रहा है। इस रेडिएशन को ये व्हाइट लाइट नहीं है बच्चों, ध्यान देना, ये हमारा हाइड्रोजन एटम से जो रेडिएशन निकल रहा है उसको हम यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। उसको जैसे ही हम प्रिज्म से पास करेंगे तो यहाँ भी क्या होगा, डिस्पर्सन ऑफ लाइट हमें देखने को मिलेगा और स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस होगा। तो इस बार जो स्पेक्ट्रम बच्चों प्रोड्यूस होगा, ध्यान देना, अगर उसको हम लोग किसी सरफेस पे अगर उसके लाइट को हम लोग प्लॉट करेंगे, मतलब उसका जो बन रहा है यहाँ से जो निकलने के बाद उसको अगर हम किसी सरफेस के ऊपर प्लॉट करेंगे तो यहाँ पे भी हमें एक स्पेक्ट्रम मिलेगा ना, डिस्पर्सन ऑफ लाइट से जो हमारा एक बैंड ऑफ कलर प्रोड्यूस होता है, इसको हम लोग स्पेक्ट्रम बोलते हैं। लेकिन इस बार स्पेक्ट्रम ना बच्चों डिसकंटिन्यूअस होगा, बात को समझना। इस बार स्पेक्ट्रम कैसा दिखेगा हमें, डिसकंटिन्यूअस। डिसकंटिन्यूअस का मतलब क्या हुआ, जैसे समझो हम लोग कपड़ा पहनते हैं ना, तो हमारा जैसे मान लो फॉर एग्जांपल शर्ट है, तो शर्ट में एक धागा के बगल में दूसरा धागा, उसके बगल में तीसरा धागा, कैसा है, एक के जस्ट बगल में दूसरा है, उसके जस्ट बगल में तीसरा है ना, तो धागा के बगल में धागा, धागा के बगल में धागा होता है ना, तो इससे जो हमारा कपड़ा बना हो कैसा नेचर का, कंटिन्यूअस। लेकिन जरा मच्छरदानी का एग्जांपल लो, मच्छरदानी के एग्जांपल में देखो एक धागा के बगल में गैप होता है, फिर दूसरा धागा, बस यही अंतर है कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस में। कंटिन्यूअस में कोई भी लाइन कंटिन्यूअस होगा, जैसे आप किसी फोटो को देखते होंगे उसमें पता चलता होगा एक कलर खत्म हो रहा है, दूसरा स्टार्ट हो रहा है, तो उसको कंटिन्यूअस बोलेंगे। लेकिन मान लो एक कलर समाप्त हुआ, दूसरा फिर स्टार्ट हुआ, अब बीच में हमको बाउंड्री पता चल रहा है कि कौन कलर कब समाप्त हुआ, कौन कलर कब स्टार्ट हुआ, तो उसी को डिसकंटिन्यूअस बोलते हैं। तो एटम का जो स्पेक्ट्रम होगा बच्चों, उसमें मान लो ये वाला एक लाइट मिल रहा है, वो अगर यहाँ प्लॉट हो रहा है तो फिर बीच में गैप होगा, फिर अगला लाइट यहाँ दिखेगा हमें, फिर अगला लाइट हमें यहाँ दिखेगा, बात समझ आ रहा है। इसी को समझने के लिए हम लोग नील बोहर का मॉडल का हेल्प लेंगे और एक दूसरे को कोरिलेट करके बहुत अच्छे ढंग से समझ पाएंगे। तो यहाँ जो स्पेक्ट्रम हमें मिला है, ये कैसा स्पेक्ट्रम है बच्चों, तो बोलेंगे डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम है, बात समझ में आ रहा है। इसी स्पेक्ट्रम को आज हम लोग समझने जा रहे हैं अच्छे से। और ये जो एटॉमिक स्पेक्ट्रम है ये दो प्रकार का होता है बच्चों, कितने प्रकार का, दो। एक होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और दूसरा होता है इमिशन स्पेक्ट्रम। एटॉमिक स्पेक्ट्रम दो क्लास में डिवाइड हो गया, एक को बोलेंगे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और दूसरा को क्या बोलेंगे, इमिशन। एब्जॉर्प्शन का मतलब जब एटम किसी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है ना, और उसको जब हम प्रिज्म से पास कर रहे हैं उसके द्वारा जो स्पेक्ट्रम तैयार हो रहा है उसको एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बोलेंगे। और जब हम किसी एटम को हीट कर रहे हैं उसके अंदर से जो रेडिएशन निकल रहा है उसका जब हम उसको जब प्रिज्म से पास करके एक प्लॉट करेंगे उससे जो हमें स्पेक्ट्रम मिलेगा उसको हम लोग इमिशन, मतलब लाइट इमिट हो रहा है, निकल रहा है, उसका जो स्पेक्ट्रम प्लॉट करेंगे उसको हम लोग इमिशन स्पेक्ट्रम बोलेंगे। तो आज हम लोग इस इमिशन स्पेक्ट्रम को डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर इमिशन समझ में आ जाता है तो एब्जॉर्प्शन में कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो चलो स्टार्ट करो, इमिशन स्पेक्ट्रम हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, वो भी एटम का। तो एटम में कौन सा एटम बच्चों हम लोग कंसिडर करें, एटम में बच्चों हम लोग हाइड्रोजन एटम को, क्योंकि नील बोहर जब पढ़े अपने मॉडल को डिस्कस किए थे, समझाए थे, तो वो हाइड्रोजन गैस का यूज़ किए थे, हाइड्रोजन एटम को यूज़ किए थे, ठीक है। तो चलो गैस को हीट किया, यहाँ स्पेक्ट्रम बना। अब इसी स्पेक्ट्रम ये डिसकंटिन्यूअस का होता है, इसी बात को हम लोग समझते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हाइड्रोजन एटम बनाते हैं। हाइड्रोजन एटम का मॉडल बनाते हैं हम लोग। यहाँ पर एक हाइड्रोजन एटम को पकड़ते हैं, देखो ध्यान से, मान लो ये हाइड्रोजन एटम, ये इसका न्यूक्लियस हो गया, ये पहला K सेल है, दूसरा L सेल है, M N। जैसे जैसे हमको मालूम है बच्चों, ध्यान रखना कि जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जाते हैं तो ऑर्बिट्स जो है हमारा वो क्लोजर एंड क्लोजर आते जाता है ना, ध्यान रखना। ये पहला, जैसे ये न्यूक्लियस है तो ये पहला K सेल है, ये L है, M है, N है, आगे और भी चलेगा। तो न्यूक्लियस से K सेल में जितना डिस्टेंस था, K और L के बीच डिस्टेंस कम हो जाएगा, L और M के बीच सेपरेशन और कम हो जाएगा, M और N के बीच सेपरेशन और कम हो जाएगा। ये क्यों होता है धीरे धीरे समझेंगे हम लोग, है ना। तो ये हाइड्रोजन एटम है, कौन है बोलो बच्चों, हाइड्रोजन एटम, ठीक है। अब देखो ये K सेल है, तो हम लोग बोहर के अकॉर्डिंग, नील बोहर के अकॉर्डिंग एनर्जी का वैल्यू डिस्कस किए थे, -13.6 Z²/n², जहाँ पे Z है एटॉमिक नंबर, N है सेल नंबर, ठीक है। इस बात को समझे थे, ठीक। और अगर जूल में निकालते हैं तो -2.18 × 10⁻⁻18 Z²/n²। ये वैल्यू किस में आता है, ये वाला इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आता है ना। और इसी को जब हम जूल में लिखेंगे तो ये जूल में आ जाता है, बात सुनना। -13.6 Z²/n², ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखे हैं,
अगर हमें जूल में निकालना है इसी एनर्जी का वैल्यू तो -2.18 इंटू 10⁻18 Z²/n² जूल हो जाता है। क्लियर है? इसको हम लोग किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं 1.6 गुना 10⁻19 कूलम, मतलब इलेक्ट्रॉन के चार्ज से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो कि एनर्जी का यूनिट है किस में कन्वर्ट हो जाता है, जूल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक, इस बात को हम लोग पहले समझ चुके हैं अपने लेक्चर में। चलो, तो अगर हम फर्स्ट सेल की बात करेंगे जहां n बराबर 1 है, के सेल, तो उसमें एनर्जी का वैल्यू कितना होगा बच्चों, -13.6 Z, मतलब हाइड्रोजन एटम है तो Z का मान 1, ऑर्बिट संख्या पहला ले रहे हैं तो कितना हो जाएगा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर? दूसरा -13.6 Z का वैल्यू तो वही रहेगा, n का वैल्यू क्या है 2 का स्क्वायर, तो इसको जब सॉल्व करेंगे 13.6/4 तो उसका वैल्यू आता है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तीसरा एनर्जी सेल निकालना चाहते हैं, थर्ड सेल का जो एनर्जी है -13.6 Z²/3 का स्क्वायर तो हो जाएगा -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चौथा सेल का एनर्जी अगर हम लोग निकालें -13.6 1² 4² डिवाइड करेंगे -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस वैल्यू को एकदम मुंह पे याद रखना। पांचवा नीचे जगह का हम यहाँ लिख देते हैं। पांचवा सेल का अगर हम एनर्जी निकालना चाहते हैं -13.6 Z²/n5 का स्क्वायर करेंगे तो -0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमारा इसका आता है एनर्जी का वैल्यू। ठीक है, तो देखो यहाँ लिख लेते हैं। फर्स्ट ऑर्बिट का एनर्जी E1 कितना हुआ, चलो यहाँ पर नहीं लिखते, यहाँ तो थोड़ा सा छोटा स्पेस है तो गंदा हो जाएगा। इसका मतलब समझ लो, पहला सेल का एनर्जी E1 होगा जिसका वैल्यू 13.6 है माइनस, ये E2, ये E3, ये E4 एंड सो ऑन। ठीक है, तो यहाँ पे गैप जरा देखो, 13.6 पहले सेल का एनर्जी है और -3.4 दूसरे सेल का एनर्जी है। यहाँ पे गैप अगर देखोगे तो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का आता है। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे एनर्जी का कितना डिफरेंस है पहले ऑर्बिट और दूसरे ऑर्बिट के बीच, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी है। इसका मतलब अगर इलेक्ट्रॉन हमारा फर्स्ट ऑर्बिट में रोटेट कर रहा है, घूम रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, तो इसको अगर उठा के हमें सेकंड ऑर्बिट में भेजना है तो हर हाल में हमें 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी बाहर से सप्लाई करना पड़ेगा इन केस ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन मेरा कहाँ चला जाएगा, सेकंड ऑर्बिट में चला जाएगा। ठीक, दूसरे में डिफरेंस देखो -3.40 लिख लो, उसमें 1.51 को घटा देते हैं, 9 हो गया, 5 गया 8, 1.59, यानी कि दूसरे में कितना का डिफरेंस हुआ 1.59 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसी प्रकार तीसरे में भी निकाल सकते हैं। देखो यहाँ पे डिफरेंस कितना ज़्यादा है, दूसरे में डिफरेंस बहुत कम हो गया, इसमें डिफरेंस निकालो, निकाल कर देख लेते हैं। 1.51 में 0.85 को घटा देते हैं, ये हमसे 5 गया 6, इससे पैसा लिए, चलो हमसे 8 गया 6, 0.66 है ना, यानी कि डिफरेंस यहाँ 0.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का हो गया। यानी कि देखो गैप डिफरेंस कितना कम हो रहा है। अब डिफरेंस कम हो रहा है तो जाहिर सी बात है ऑर्बिट क्लोज आते जाएगा। बस समझ आया कि नहीं है, पहला और दूसरे में डिफरेंस बहुत ज़्यादा, उसके बाद कम कम, ऐसा करते करते ऑर्बिट और पास आते चला जाता है। इस बात को हम आगे यूज़ करेंगे। ठीक है, तो चलो अब हम थोड़ा सा समझते हैं बच्चों, इसी के स्पेक्ट्रम को अगर हम प्लॉट करेंगे तो क्या दिखता है हमें, है ना। तो चलो इसको हम रहने देते हैं, इसको मिटाते हैं थोड़ा सा ना, इसको थोड़ा सा मिटाते हैं यहाँ पे हम लोग, है ना। अब बोलेंगे बच्चों, मान लो इलेक्ट्रॉन हमारे ग्राउंड स्टेट पे था, किस पे था, ग्राउंड स्टेट पे, किसके, हाइड्रोजन एटम के, यानी कि के सेल में था। उसको जब हम लोग हीट करेंगे एटम को तो इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिट से निकल के किसी और ऑर्बिट पे चल जाएगा। वो डिपेंड करेगा कि हम कितना एनर्जी बाहर से ट्रांसफर कर रहे हैं। अगर मान लो के सेल से एल पे लेके जाना है तो बाहर से 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी हमें सप्लाई करना पड़ेगा, तो इलेक्ट्रॉन हमारा सेकंड ऑर्बिट पे चला जाएगा। सेकंड पे है तो सेकंड ऑर्बिट पे अगर इलेक्ट्रॉन रोटेट करेगा तो उसके पास एनर्जी कितना होगा, 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। अगर 1.59 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी और हम इस ऑर्बिट वाले इलेक्ट्रॉन को सप्लाई कर देते हैं तो वो कहाँ चल जाएगा, ट्रांजिट करके 1.51 यानी कि थर्ड ऑर्बिट पे चला जाएगा। बात क्लियर है बच्चों, ठीक, ध्यान से सुनो। तो अगर सुनो बात क्या होता है, इलेक्ट्रॉन अगर मान लो पहला के सेल ये है, ये एल सेल है, के सेल से के सेल वाले इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी कितना है, -13.6। इससे अगर इलेक्ट्रॉन हमारा ट्रांजिट करके किस पे चल जाता है, एल सेल पे, ठीक है, तो क्या होगा, बोलेंगे पहला सेल का एनर्जी कितना, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, दूसरा का कितना, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो एनर्जी ज़्यादा किसका है, ज़्यादा एनर्जी सेकंड सेल का है, क्योंकि निगेटिव वैल्यू कम है, निगेटिव वैल्यू है ये ज़्यादा निगेटिव है तो कम वैल्यू होगा, इसका ज़्यादा वैल्यू होगा। तो बोलेंगे इस ऑर्बिट से बच्चों अगर इस ऑर्बिट पे इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो बोलो इस इलेक्ट्रॉन का एनर्जी बढ़ रहा है या घट रहा है, तो जाहिर सी बात है जैसे जैसे लोएस्ट ऑर्बिट पे तो एनर्जी कम है, टोटल एनर्जी, बाद वाले ऑर्बिट वाला एनर्जी कम है, सॉरी ज़्यादा है, इसका एनर्जी कम है, इसका एनर्जी ज़्यादा है। तो इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ से यहाँ चला जाएगा तो बाहर से क्या करेगा, एनर्जी गेन करेगा। तो एनर्जी कितना गेन करेगा, डेल्टा ई के बराबर। डेल्टा ई समझ रहे हैं बच्चों, डेल्टा ई मतलब इस दोनों
ऑर्बिट के एनर्जी का जो डिफरेंस आएगा उसके बराबर, उसको हम लोग लिखते हैं बच्चों एच न्यू के बराबर। बस में आ रहा है ना कि यानी कि यहाँ से एक रेडिएशन एब्जॉर्ब करेगा हमारा एटम, है ना, उस रेडिएशन को एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से उड़ के दूसरे पे चला जाएगा। ये चूंकि हायर एनर्जी वाला सेल है तो हम जानते हैं एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बच्चों स्टेबिलिटी, यानी कि अगर इलेक्ट्रॉन पहला ग्राउंड सेल पे होता, ग्राउंड स्टेट पे होता सॉरी, तो ग्राउंड स्टेट पे एनर्जी कम है इलेक्ट्रॉन के पास तो ज़्यादा स्टेबल है। अगर वो एल सेल पे चला जाएगा यानी कि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में अगर हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन चला गया तो वहाँ पे चूंकि वो ज़्यादा एनर्जी वाले सेल पे घूम रहा है तो उसका एनर्जी इलेक्ट्रॉन का ज़्यादा होगा तो इसका मतलब स्टेबिलिटी कम होगा। तो हम जानते हैं हर चीज़ दुनिया में ज़्यादा स्टेबल होना चाहता है, तो इलेक्ट्रॉन जो एक बार एनर्जी गेन करके इस ऑर्बिट पे गया था वो हमेशा तो वहाँ नहीं रहेगा क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन अनस्टेबल फॉर्म में है ना, अनस्टेबल है इलेक्ट्रॉन। तो वापस से क्या करेगा, वो एनर्जी को लूज करेगा और वापस से कहाँ आना चाहेगा, फर्स्ट ऑर्बिट पे। इस दौरान वो एनर्जी को रेडिएट करेगा। तो कितना एनर्जी रेडिएट करेगा, जस्ट इस दोनों सेल के एनर्जी के डिफरेंस के बराबर, और उसको अगर हम देखना चाहते हैं तो एच न्यू के बराबर आता है उसका वैल्यू। बस में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इतना एनर्जी ये इलेक्ट्रॉन इमिट कर देगा। अब ये जो इलेक्ट्रॉन ये एनर्जी इमिट कर रहा है किस फॉर्म में करेगा, तो इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन प्लॉट इमिट करेगा ना, बात को समझना। तो ये जो रेडिएशन निकलेगा इलेक्ट्रॉन जब हायर स्टेट से लोअर स्टेट पे आ रहा था तो उसी को अगर हम प्लॉट करेंगे बच्चों तो एक लाइन हमें दिखेगा। क्या दिखेगा, एक लाइन दिखेगा। जैसे कलर को हम पास कर रहे हैं, बात को समझना, कलर को पास करें लेजर लाइट से, ठीक है, तो उसको कहीं भी हम प्लॉट करेंगे तो देखना एक जैसे मान लो पॉइंट दिखेगा, एक पूरा, जैसे हम व्हाइट बल्ब जलाते हैं तो उसमें पूरा रोशनी होता है लेकिन लेजर लाइट जलाएंगे तो एक पॉइंट दिखेगा। उसी प्रकार यहाँ से जो एक रेडिएशन निकलेगा बच्चों वो एक लाइन दिखेगा, ना कि हमें एक पूरा व्हाइट लाइट दिखेगा। बस में है। अब ये लाइन कहाँ दिखता है, इसी बात को हम डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर, इसीलिए आपको एकदम स्थिरता के साथ देखना है बात को। तो यहाँ तक बात समझ में आया कि सर यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से उड़ के दूसरे पे चला गया एनर्जी गेन करके, वापस जब एटम ठंडा होगा, या यूँ कहो कि यहाँ पे एनर्जी इसका ज़्यादा है तो अनस्टेबल है, वापस से कम बैक करना चाहेगा, तो कम बैक जो करेगा उस दौरान वो एनर्जी को रेडिएट करेगा। उसी एनर्जी को जब हम प्लॉट करेंगे तो उससे हमको एक स्पेक्ट्रम मिलेगा। स्पेक्ट्रम इस बार डिसकंटिन्यूअस होगा, इसी बात को हमें समझना है। तो चलो इतना बात नोट करो, आगे बिटा के हम फिर आगे बढ़ रहे हैं। ठीक, इतनी बात हमें समझ में आ गई बच्चे। हाइड्रोजन एटम का एक एक एनर्जी लेवल का वैल्यू याद रखना। पहला -13.6, दूसरा -3.4, तीसरा -1.51, चौथा -0.85, पांचवा -0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड सो ऑन, ऐसा करके आप निकाल सकते हैं। ठीक, तो चलो देखो ध्यान से क्या हो रहा है। हम बोलेंगे एनर्जी का फॉर्मूला था -13.6 Z² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फर्स्ट सेल मान लो ये किसी n1 ऑर्बिट वाला एनर्जी अगर हम निकालेंगे तो -13.6 Z² n1² हो जाएगा। इसी प्रकार En2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, -13.6 Z² n2²। अभी हमें डिफरेंस चाहिए था ना बच्चों, कितना डिफरेंस हमें ट्रांसफर करना पड़ेगा, कितना एनर्जी हमको बाहर से सप्लाई करना पड़ेगा, या इलेक्ट्रॉन जब एनर्जी रेडिएट करेगा तो उसमें कितना एनर्जी निकलेगा। तो हमें मालूम है दो ऑर्बिट के एनर्जी लेवल के डिफरेंस के बराबर। तो हम बोलेंगे En, मान लो बोहर के द्वारा एनर्जी का कैलकुलेशन किया गया था, तो En1 यहाँ से निकाल लिए, यहाँ n1 भाती n2, दोनों का डिफरेंस निकाल लेते हैं डेल्टा E। तो डेल्टा E क्या होगा, En2 - En1। ये सभी बात हम अपने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किए थे। तो n2 को भरेंगे 13.6 Z² n2² माइनस इसका वैल्यू माइनस करेंगे यहाँ पे -13.6 Z² n1²। इसको माइनस माइनस प्लस होगा, सब कॉमन लेने के बाद बच्चों इसके ऊपर हम लोग बहुत अच्छा लेक्चर देख चुके हैं, इसलिए यहाँ पे समय थोड़ा सा बचाएंगे हम। आप चेक कीजिए जरा ये आता है कि नहीं आता है, डेल्टा E का वैल्यू इतना आता है कि नहीं आता है। En2 का वैल्यू यहाँ रखें, माइनस किए, और En1 खुद निगेटिव है ना, En1 समझ में आ रहा है। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि ये वैल्यू मेरा आगे लिखाएगा, ये पीछे लिखाएगा, यानी कि 13.6 Z² n2² आगे लिखाएगा, -13.6 Z² n1² पीछे लिखेगा। 13.6 Z² कॉमन लिए तो ये फॉर्मूला हमारा बन चुका है। और हम जानते हैं बच्चों, अभी हम सीखे हैं, पिछले लेक्चर में भी सीखे थे कि एनर्जी जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट के बराबर होता है। एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। तो यहाँ से एनर्जी अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो कांस्टेंट आता है जिसे हम प्लांक्स कांस्टेंट बोलते हैं, इनटू न्यू।
तो एनर्जी जो सप्लाई होगा वो किसके बराबर होगा? हम जानते हैं बच्चों एच न्यू के बराबर, यानी कि एनर्जी का डिफरेंस कितना हमें सप्लाई करना पड़ेगा। अगर एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट पे इलेक्ट्रॉन को भेज रहे हैं तो बाहर से एनर्जी सप्लाई करना पड़ता है, वापस आएगा तो इतना ही एनर्जी रिलीज होगा। तो कितना एनर्जी रिलीज होता है? तो बोलेंगे वो फोटोन जो होता है, लाइट फोटोन के फॉर्म में ट्रेवल कर रहा है, तो फोटोन के एनर्जी के बराबर, तो ई डेल्टा ई बराबर एच न्यू हो जाएगा। ठीक, एच न्यू का वैल्यू कितना? 13.6 जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। अब हम जानते हैं न्यू बराबर क्या होता है, देखो ध्यान से बच्चे, हम लोग जानते हैं स्पीड ऑफ लाइट c इज इक्वल टू लैम्डा इंटू न्यू होता है। तो यहाँ से न्यू का वैल्यू निकालेंगे c बाई लैम्डा। बस में आया कि नहीं आया? तो वही चीज़ हम यहाँ यूज़ कर देते हैं। तो यहाँ से न्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा? c बाई लैम्डा इज इक्वल टू 13.6 जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। क्लियर है? और यहाँ से हमें क्या पता चल जाएगा बच्चों, देखो थोड़ा सा ऊपर मिटाते हैं ताकि जगह मेरे पास बच जाए, है ना। इसको आप नोट कर लेंगे, मन से पढ़ो बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहीं अभी हम लोग लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पास्कल सीरीज सब कुछ समझेंगे और नील बोर का भी मॉडल क्लियर होगा यहाँ से हमारा। ठीक है, चलो लास्ट लाइन यही था हमारा। यहाँ से हम बच्चों निकाल लेते हैं 1/λ। क्या निकाल लेते हैं? 1/λ क्या हो जाएगा? 13.6 अपॉन में hc जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। और यहाँ से निकालना चाहेंगे 1/λ इज इक्वल टू, इसको हम लोग क्या जानते हैं? रिचबर्ग कांस्टेंट r जेड स्क्वायर। ये सब बात हम लोग डिस्कस किए थे, बस एक रिवीजन के तौर पे, ताकि आप को रिलेट कर पाएँ लेक्चर को। ये हमारा एक इक्वेशन बनता है जिसे हम लोग रिचबर्ग इक्वेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिचबर्ग इक्वेशन के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। तो एक बार बताओ बच्चों, यहाँ से निकला क्या? ये जो डेल्टा ई हम निकाले थे, यहाँ से डेल्टा ई का जो चेंज निकाले, वो ये जो चेंज आएगा वो किसके बराबर आया? वहाँ से हमें क्या निकल रहा है बोलो बच्चों? एच तो कांस्टेंट है, सी कांस्टेंट है, स्पीड ऑफ लाइट। यहाँ से हमें वेवलेंथ ऑफ लाइट निकल रहा है। इसका मतलब समझना, जब भी इलेक्ट्रॉन, मान लो फिर से बना रहे हैं यहाँ पर, जब भी इलेक्ट्रॉन हमारा वापस होगा कहाँ से कहाँ तक? पहले ऑर्बिट पे, इस दौरान ये एनर्जी रेडिएट करेगा। बस में आ रहा है कि नहीं आ रहा? एनर्जी रेडिएट करेगा। तो ये एनर्जी जो रेडिएट करेगा, तो ये पार्टिकुलर रेडिएशन का वेवलेंथ क्या होगा, फ्रीक्वेंसी क्या होगा, यही तो हमें जानना है। बस में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यहाँ से अगर हम सॉल्व करेंगे, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट पे आ रहा है, तो उसके करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ क्या होगा? बस में आ रहा है? थर्ड से 2 पे आ रहा है तो वेवलेंथ क्या होगा? तो जरा गौर करो, किसी खास एनर्जी लेवल के डिफरेंस के ऊपर अगर 2 से 1 पे आ रहा है तो उसके करस्पॉन्डिंग एक वेवलेंथ ऑफ लाइट निकलेगा। समझ आ रहा है? एक जो लाइट निकलेगा, जो रेडिएशन निकलेगा, उसका एक पार्टिकुलर वेवलेंथ होगा। फिर थर्ड से सेकंड पे आएगा तो उसके करस्पॉन्डिंग एक वेवलेंथ, एक जो लाइट निकलेगा, रेडिएशन निकलेगा, उसका एक खास वेवलेंथ होगा। तो बोलो वेवलेंथ अलग अलग हुआ कि नहीं हुआ? एक वेवलेंथ मान लो 1000 नैनोमीटर का आ रहा है तो अगला 1100 नैनोमीटर का आएगा। अभी हम करके दिखाते हैं इसको। तो मतलब देखो कितना ज़्यादा गैप हो रहा है। इसका मतलब क्या कंटिन्यूस लाइन मिलेगा या डिसकंटिन्यूस मिलेगा? तो बोलेंगे बिल्कुल डिसकंटिन्यूस मिलेगा। उसी बात को हमें समझना है। ठीक है, तो इतना नोट करो बच्चों, यहाँ तक रिचबर्ग इक्वेशन हो गया। अब इसी के आगे हम बढ़ रहे हैं थोड़ा सा। ठीक है, चलो अब इसको मिटाते हैं बच्चों और इसी के आगे थोड़ा सा चीज़ को आगे और एक्सप्लेन करते हैं। तो ये फॉर्मूला हमें रिवाइज हो गया। वापस हाइड्रोजन एटम को पकड़ते हैं और वापस से इस फॉर्मूला को वहाँ पे हम अप्लाई करते हैं। हम लोग जानते, एक बात और जाने थे कि 1/λ का वैल्यू क्या आता है? r जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस n/n2 स्क्वायर। यहाँ से हम बोले थे r का वैल्यू 109677 सेंटीमीटर स्क्वायर और 1/r का वैल्यू बच्चों 9 से 11, तो उसको हम 912 एंगस्ट्रम मान लेते हैं। इस बात को बच्चे आपको एकदम बढ़िया से याद रखना, इसी का यूज़ करेंगे ताकि यहाँ से ना वेवलेंथ शॉर्टकट से निकाल ले, है ना। तो वेवलेंथ फटाफट यहाँ से निकाल लेंगे, इक्वेशन को यूज करेंगे, वेवलेंथ निकाल लेंगे। तो एक छोटा सा न्यूमेरिकल इसके ऊपर करके हम वेवलेंथ समझा देते हैं कैसे निकाला जाता है ना। तो हाइड्रोजन एटम सबसे पहले बनाते हैं। इस इक्वेशन को ध्यान रखना, 1/r का वैल्यू भी ध्यान रखना है ना। तो देखो ध्यान से हम कर क्या रहे हैं। छोटा सा देखो ध्यान से, हाइड्रोजन एटम के ऊपर ही हम लोग एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। मान लो ये कौन सा सेल है बच्चों? n बराबर फर्स्ट ऑर्बिट है, दूसरा ऑर्बिट n बराबर 2 है, तीसरा ऑर्बिट थोड़ा सा क्लोजर हो जाएगा n बराबर 3, चौथा उससे थोड़ा क्लोजर हो जाएगा n बराबर 4, पांचवा उससे थोड़ा क्लोजर हो जाएगा n बराबर 5, छठा उससे क्लोजर हो जाएगा n बराबर 6 एंड सो ऑन करते करते हम लोग कहाँ चल गए? n टेंड्स टू इन्फिनिटी, है ना। इन्फिनिटी वाले सेल के ऊपर हम लोग यहाँ से बच्चों चले गए हैं। ठीक है, ध्यान से सुनना। हाइड्रोजन एटम ही है बच्चों, ध्यान से समझना। अभी इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी करके हम वो जो अभी फॉर्मूला लिखे थे उसके ऊपर न्यूमेरिकल भी हम लोग यहाँ पर अभी प्रैक्टिस कर लेंगे, है ना।
और पिछले लेक्चर में भी किए थे, और कुछ न्यूमेरिकल्स और अच्छे लेवल का भी हम लोग आगे करेंगे, है ना। पहले इस टॉपिक को पूरा समाप्त कर लेंगे उसके बाद। तो चलो ध्यान दो, ये हाइड्रोजन एटम ही है। कौन सा एटम है बोलो? हाइड्रोजन एटम है। उसका पहला ऑर्बिट के सेल है LMNOP। तो बोलो पहला सेल में एनर्जी का वैल्यू कितना आया था? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया था। बहुत बार इस बात को हम लिखे हैं। सेकंड सेल में एनर्जी कितना? -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। थर्ड सेल का एनर्जी E3 -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चौथे सेल का एनर्जी -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पांचवें सेल का एनर्जी -0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। छठे का निकालना है तो निकाल सकते हैं। E6 अगर निकालेंगे -13.6, हाइड्रोजन एटम के केस में Z का वैल्यू 1, 6 का स्क्वायर कर लो, इसको 36 से डिवाइड करो तो जो आएगा वो एनर्जी लेवल हो जाएगा। बस में यार, अब देखो ध्यान से, मान लो इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम में था तो वो कहाँ रहेगा? ग्राउंड स्टेट में रहेगा। हाइड्रोजन एटम के पहला सेल में के सेल में इलेक्ट्रॉन रहा होगा। हम एटम को हीट किए तो एटम क्या करेगा? अपने इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड स्टेट में भेज देगा, यानी कि L में चला गया। क्या अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रहेगा? बोलेंगे नहीं सर, दुनिया में हर चीज लोअर एनर्जी लेवल में रहना चाहता है। एनर्जी बढ़ रहा है, जैसे जैसे ये देखो एनर्जी बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? ऊपर की तरफ अगर हम जा रहे हैं और एनर्जी का प्लॉट कर रहे हैं तो एनर्जी बढ़ रहा है। देखो ये सबसे निगेटिव वैल्यू है, उससे कम निगेटिव, उससे कम नेगेटिव, इसका मतलब एनर्जी बढ़ रहा है। तो इलेक्ट्रॉन अगर उड़ के यहाँ चला जाएगा तो वहाँ वो अनस्टेबल होगा। इस ऑर्बिट पे इलेक्ट्रॉन क्या होगा बोलो बच्चों? अनस्टेबल होगा। तो क्या यहाँ रहना चाहेगा? बोलेंगे बिल्कुल नहीं रहना चाहेगा। वो क्या करेगा? वापस उड़ के अपने फर्स्ट ऑर्बिट पे आएगा। बात को समझो। और इसी के दौरान वो एनर्जी को रेडिएट करेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसी दौरान वो क्या करेगा? एनर्जी को रेडिएट करेगा। और यही एनर्जी को जब हम प्लॉट करेंगे तो एक लाइन मिलेगा। कैसे मिलता है समझ में आना। तो यहाँ हम किए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? अनस्टेबल हो गया। यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन अनस्टेबल तो वापस आएगा। तो आने के दौरान क्या करेगा? एनर्जी रेडिएट करेगा। ध्यान से सुनना। तो वही जस्ट अभी वही वाला फॉर्मूला हम लोग यहाँ पर लगाते हैं बच्चों। कौन वाला बोलो? डेल्टा E = 13.6 Z² 1/N1² - 1/N2²। ये वाला फॉर्मूला को हम यूज़ करते हैं। ये वाला फॉर्मूला कब यूज़ करते हैं? जब एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट पे इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट कर रहा है या मूव करके जा रहा है। और -13.6 Z² वो कब यूज़ करते थे? जब किसी पार्टिकुलर ऑर्बिट के ऊपर हमें एनर्जी निकालना होता था। ठीक, चलो एक बार देख लेते सब कुछ क्लियर आ रहा है या नहीं आ रहा है। चलो ठीक है, अब ध्यान से समझो। इलेक्ट्रॉन कहाँ आया? ऊपर से यहाँ पे आया ना? आया ना बोलो? ठीक, तो बोलेंगे कहाँ से कहाँ पे आया बच्चों? तो सेकंड से फर्स्ट पे आया। कहाँ से कहाँ आया? सेकंड पे फर्स्ट। ठीक है, इसको थोड़ा सा मिटा देते बच्चों। हमें स्पेस चाहिए यहाँ पे, है ना। स्पेस यहाँ पे चाहिए। वैल्यू आप याद रखेंगे एकदम। -13.6 -3.4 सारा वैल्यू आपको याद रखना है। यह भी होगा तो बगल में लिख देंगे। और यहाँ से इस फॉर्मूला का यूज़ करके हम लोग एक फॉर्मूला और यहाँ से डिराइव किए थे। किसका? 1/λ का। वो आया था RZ² 1/N1² - 1/N2²। बोलो क्लियर है? ठीक, तो चलो हम क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जा रहा है? N2 से N1 के ऊपर जा रहा है। ध्यान समझो, N2 पे चला गया था, N2 से N1 पे आ रहा है ना। तो N2 का वैल्यू कितना है? 2 है। N1 का वैल्यू क्या है? 1 है। ये N1 छोटा ऑर्बिट, N2 बड़ा ऑर्बिट, है ना। तो यहाँ से 1/λ निकालते हैं। तो R को R के फॉर्म में रहने दो। हाइड्रोजन एटम है तो 1 का स्क्वायर 1/1 का स्क्वायर - 1/2 का स्क्वायर। बोलो क्लियर हो रहा है बात कि नहीं हो रहा है? इस बात को समझे कि नहीं समझे बच्चे? बोलो समझे। 1/λ निकालना। R रिजबर्ग कांस्टेंट है, रहने देते हैं। इसका वैल्यू याद रखना है। 1/r का वैल्यू याद रखना 912। Z का मान 1 रख दिए। N1 का मान 1, यानी कि फर्स्ट पे आ रहा है। कहाँ से आ रहा है? तो सेकंड से आ रहा है। इसको बच्चों सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। तो 1/λ = R 1 - 1/4। तो कितना हो जाएगा? 3/4R। इसको पलटेंगे तो लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा? 4/3R आ जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा, सॉरी इसको पलटेंगे तो 4/3 × 1/R। तो 4/3 1/R का वैल्यू एकदम याद रखो 912। तो 3 से कटाओ कितना होगा? 3 × 9 304। इसको जरा गुना करो तो 3 चौके 12 4 चौके 16 1216 एंगस्ट्रम में इसका वैल्यू आता है। बात याद रखना बच्चों, ये लैम्डा का वैल्यू किस में आता है? एंगस्ट्रम में आता है। एंगस्ट्रम लोग जानते हैं 10⁻⁻10 मीटर, है ना। तो जरा गौर करना बच्चे यहाँ से कि जब यहाँ से रेडिएशन इलेक्ट्रॉन यहाँ आया तो इसके दौरान जो रेडिएशन इमिट किया उस रेडिएशन का वेवलेंथ कितना होगा? तो बच्चों आया कितना? 1216 एंगस्ट्रम आया। एंगस्ट्रम यूनिट है, वेवलेंथ का यूनिट होता है। 1 एंगस्ट्रम बराबर 10⁻⁻10 मीटर। 1 एंगस्ट्रम, एंगस्ट्रम को A0 लिखते हैं ऊपर में छोटा सा, 10⁻⁻10 मीटर। यानी कि समझो ना बात को कि जब 2 से 1 पे आया तो कौन सा वेवलेंथ वाला लाइट निकला? 1216 एंगस्ट्रम वाला। क्या ये विजिबल रीजन में होगा? बोलेंगे नहीं। विजिबल रीजन में कहाँ से कहाँ होता है? 4000 एंगस्ट्रम से 7 साढ़े 7 8000 एंगस्ट्रम तक। समझो 4000
एंगस्ट्रम से लेकर के 7, 7.5 या 8,000 एंगस्ट्रम तक अगर होगा, 7.5 अप्रॉक्स, उतना ध्यान नहीं है, 4 से 8 के बीच, अगर इसके बीच का कोई भी वेवलेंथ वाला लाइट दिखेगा रहेगा तो वो लाइट हमें दिखेगा, वो विजिबल रीजन में होता है। इसके बाहर इधर और इसके बाहर इधर वो दिखता नहीं है बच्चों हमें, है ना, वो विजिबल रीजन से बाहर हो जाता है। तो यही तो हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो हम लोग रेडिएशन पढ़ते हैं उसमें यही चीज़ को सीखेंगे, है ना, बात समझना थोड़ा सा, तब वहाँ से वेवलेंथ वाला चीज़ और अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा हमारा। तो बोलो एक वेवलेंथ यहाँ पे इमिट हुआ ना, एक लाइट जिसका वेवलेंथ कितना था, इतना। अब चलो एक काम करते हैं, इस बार मान लो हम एनर्जी थोड़ा ज़्यादा ट्रांसफ़र किए, इलेक्ट्रॉन यहाँ से फर्स्ट पे ना जाके सेकंड पे चला गया, तो सॉरी फर्स्ट से सेकंड पे ना जाके कहाँ चला गया, थर्ड पे चला गया, तो क्या वहाँ पे वापस वो रहेगा? बोलेंगे बिल्कुल नहीं, जब वो अनस्टेबल है ना तो वापस से किस पे आएगा, फर्स्ट पे आएगा। क्लियर है? तो इसके दौरान फिर वो एक रेडिएशन इमिट करेगा, तो उस रेडिएशन का वेवलेंथ हम निकाल के देखते हैं कितना होता है। तो चलो चेक करते हैं, एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये जो टॉपिक आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एकदम फोकस करना है बच्चों, रिक्वेस्ट है आपसे। तो चलो वापस से हम क्या करते हैं, इस बार कहाँ से कहाँ इलेक्ट्रॉन, देखो ये वाला हम निकाल लिया, अब दूसरा यूज़ कर रहे हैं, यही वेवलेंथ का फॉर्मूला हम यूज़ कर रहे हैं फिर से। इस बार हमको कहाँ से कहाँ जाना है, पहला तो कहाँ गया था, 2 से फर्स्ट पे गया था ना, अब 3 से 2 पे ले जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन में, सॉरी 3 से कहाँ ले जा रहे हैं, 1 पे, है ना, ध्यान दो, थर्ड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट पे जा रहा है, पहले से दूसरा पे गया था, दूसरा से तीसरा, अब तीसरा से वापस आ रहा है, तो थर्ड से 1 पे जा रहा है, तो यहाँ पे 1/λ निकालो, r z का मान 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर, यहाँ थर्ड है, थर्ड ऑर्बिट, और ये फर्स्ट पे आ रहा है, तो सॉल्व करो, r 1 - 1/9 हो गया, 1/λ, तो 1/λ इज इक्वल टू r हो गया, सॉल्व करो 8/9 हो गया। बोलो क्लियर है यहाँ से? तो लैम्डा निकालेंगे क्या हो जाएगा, 1/r × 9/8। बोलो क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? 1/r का वैल्यू 912, एकदम 1/r का वैल्यू 912 एंगस्ट्रम याद रखना, इंटू 9/8। अब 8 से कटता है क्या, 8 एक कम 8 हो जाएगा, 1 11 8, हाँ कट जाएगा, 8 से कितना बार में, एक बार में, 1 11 8 11, 8 चौके 32, 114 × 9 करो, 9 कम 9 9 14 56, इतना आ रहा है क्या? थर्ड से किस पे आ रहा है बच्चों, सेकंड पे, थर्ड से किस पे आ रहा है, फर्स्ट पे आ रहा है। चलो ठीक है, देख लो बढ़िया से चेक कर लेना, ये 9 हो गया, हाँ 9 से गुना करना है, बढ़िया से एक बार चेक कर लेते हैं, 9 हुआ, एक एलसीएम ले 8, 9 हो गया 912, ठीक है, तो 8 1 जा 8 11, 8 1 जा 32, 8 4 जा 32, ठीक है, 9 4 जा 36, 3 9 9 का 9 4 जा 36, 3 हुआ, 9 का 9 9 3, गलती कैलकुलेशन की है, 9 4 जा 36, 3 हुआ, 9 का 9 3 12 के द्वारा बचा 1, 9 का 10, 10 से 26 आ रहा है, कितना आ रहा है बच्चों? तो यानी कि यहाँ से जो वेवलेंथ हमारा इमिट होगा कब, जब इलेक्ट्रॉन थर्ड से फर्स्ट पे आ रहा है, ध्यान से सुनना, तो कितना वेवलेंथ वाला लाइट इमिट हुआ, 1026, याद रखो, पहला था 1216 एंगस्ट्रम वाला, दूसरा क्या हो गया 1026 एंगस्ट्रम वाला जो वेवलेंथ है वो लाइट हमें मिला, पार्टिकुलर इसी वेवलेंथ वाला लाइट मिला। ध्यान से सुनना थोड़ा, तो यहां से दिमाग लगाओ, ये कौन सा किसका ऑर्बिट है, तो नील बोहर का ऑर्बिट है, सब जानते हैं नील बोहर का ये ऑर्बिट है बच्चों, क्योंकि नील बोहर तो बोलते हैं ना डिसकंटिन्यूअस ऑर्बिट है हमारा, नील बोहर के हिसाब से हम लोग समझ चुके हैं, नील बोहर के हिसाब से ऑर्बिट हमारा फिक्स एनर्जी लेवल वाला, जैसे इसका एनर्जी अभी हम लोग लिखे थे ना यहाँ पे -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसका एनर्जी -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसका एनर्जी -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसका एनर्जी -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो देखो ध्यान से, पहला ऑर्बिट का एनर्जी -13.6, दूसरा का एनर्जी -3.4, इस दोनों के बीच क्या और कोई एनर्जी लेवल वाला ऑर्बिट है, बोलेंगे नहीं है। यही तो नील बोहर और रदरफोर्ड में अंतर था, रदरफोर्ड के हिसाब से वो बात ही नहीं की रदरफोर्ड कि ऑर्बिट का एनर्जी फिक्स है, वो तो बस बोले किसी भी ऑर्बिट पे इलेक्ट्रॉन घूम सकता है। नील बोहर आए, वो स्पेक्ट्रम का हेल्प से ये बताया कि नहीं ऑर्बिट हमारा फिक्स होना चाहिए। अगर पहला 13.6 है, अगर हाइड्रोजन के लिए 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला ऑर्बिट आ रहा है, एनर्जी वाला ऑर्बिट, तो दूसरा हर हाल में -3.4 हो। अगर एटम चेंज करेंगे, जैसे हीलियम आयन ले लेंगे, लिथियम आयन ले लेंगे जिसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, वहाँ पे ये वैल्यू चेंज हो जाएगा, लेकिन वहाँ भी तो एक गैप होगा ना, -13.6 के बदले मान लो वो कोई दूसरा वैल्यू आएगा, ये वैल्यू में बहुत ज़्यादा गैप होगा। तो जरा समझो, जब ऑर्बिट में बहुत ज़्यादा गैप है तो इससे द्वारा जो रेडिएशन इमिट होगा उसमें भी तो गैप होगा, ध्यान से समझो। तो पहला जो वेवलेंथ निकला वो आया 1216, दूसरा जो निकला वो कितना आया 1026। इसके बीच देखो 1216 और 1026 के बीच कितना नंबर होगा, बोलेंगे सर अनंत नंबर होगा, 1215 1214 1213 1211 1212 ऐसा करके होगा, उसके बीच में बहुत सारा होगा, 12 15.99 12 15.98 इस तरह का अनंत ऑर्बिट होगा। जब वो सब ऑर्बिट ही यहाँ से गायब है
तो निकलने वाला रेडिएशन भी तो गायब होगा। इसका मतलब पहला रेडिएशन अगर इस वेवलेंथ का आया तो अगला ये आएगा, इसके बीच का सारा वेवलेंथ गायब है। इसी से तो हम कंक्लूड कर पाते हैं बच्चों कि ये जो स्पेक्ट्रम बनता है डिसकंटिन्यूअस बनता है, क्योंकि एटम का ऑर्बिट फिक्स है ना, और ऑर्बिट अगर फिक्स है और बीच में सारा ऑर्बिट गायब है तो उससे जो रेडिएशन निकलेगा वो एक फिक्स वेवलेंथ वाला रेडिएशन निकलेगा। और उसी हम देखो दो ऑर्बिट का कैलकुलेशन किए, थर्ड से आया फर्स्ट पे, सेकंड से आया फर्स्ट पे, इसी प्रकार फोर्थ से भी फर्स्ट पे आएगा, फिफ्थ से भी फर्स्ट पे आएगा। तो सबका अगर हम वेवलेंथ निकालेंगे तो एक पार्टिकुलर वेवलेंथ आएगा, बस वो समझो एक पार्टिकुलर वेवलेंथ वाला। जैसे 1026 आया तो हो सकता है और कुछ आए, लेकिन इससे अलग आएगा। चेक करके यहाँ देख लो, 1/4 भर लेना यहाँ पर, इसको सॉल्व करोगे तो उससे भी वैल्यू आ जाएगा। तो बोलेंगे एक पार्टिकुलर वेवलेंथ वाला ही वैल्यू आ रहा है। इसी को जब बच्चों हम लोग एक किसी सरफेस के ऊपर प्लॉट करेंगे, है ना, तो हमें एक स्पेक्ट्रम मिलेगा। स्पेक्ट्रम तो मिलेगा लेकिन डिसकंटिन्यूअस मिलेगा। अब बात समझ में आ रहा है नील बोहर कैसे कंक्लूड किए थे कि मेरा ऑर्बिट फिक्स है? क्योंकि देखो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जो रेडिएशन देखा गया, उसका जो हाइड्रोजन एटम का जो स्पेक्ट्रम बनाया गया वो भी यही वैल्यू तो दे रहा था, डिसकंटिन्यूअस नेचर दे रहा था। तो इसी को नील बोहर अपने मॉडल में अप्लाई किए और अपना जो स्टेटमेंट दिए थे इसी मॉडल के हिसाब से दिए थे। बोलो बात समझ में आ रहा है बच्चों की नहीं आ रहा है? तो चलो इसको हम समझा दिए, थोड़ा देर के लिए मिटा रहे हैं इसको यहाँ पर। तो देखो यहाँ से क्या पता चल रहा है बच्चों, और भी यूज़ करेंगे। देखो ध्यान से अब क्या क्या हो सकता है, देखो ध्यान से और भी चीज़ इसमें थोड़ा सा हम निकालते हैं। यानी कि फर्स्ट ऑर्बिट का हमारा वेवलेंथ, फर्स्ट ऑर्बिट पे जब इलेक्ट्रॉन आया सेकंड से तो उसका वेवलेंथ 1216, सेकंड पे आया तो 1026। उसी प्रकार मान लो इलेक्ट्रॉन कहाँ से उड़ के आ रहा है बच्चों, और हाइयर से आएगा तो उसमें भी रेडिएशन इमिट होगा। मान लो इन्फिनिटी से उड़ के आ रहा है, कहाँ से उड़ के आ रहा है बोलो, इन्फिनिटी से इलेक्ट्रॉन कहाँ आया बोलो बच्चों, तो बोलेंगे सर फर्स्ट ऑर्बिट पे आया। तो 1/λ निकालो ना फिर से, तो r हो गया, हाइड्रोजन के लिए 1 हो गया। कहाँ पे आ रहा, 1 पे आ रहा, कहाँ से आ रहा, इन्फिनिटी से आ रहा। तो n कौन सा ऑर्बिट का मान रखें यहाँ पे, n का मान इन्फिनिटी रखें, और हम जानते हैं 1/∞ का वैल्यू 0 होता है। तो 1/λ इज इक्वल टू r हो गया, 1 माइनस इसका वैल्यू तो 0 हो जाएगा। तो यानी कि लैम्डा अगर यहाँ से निकालेंगे तो 1/r का वैल्यू 912 एंगस्ट्रम। यानी कि समझो ये जो लास्ट वाला लाइन निकल रहा है कहाँ से आ रहा है, इन्फिनिटी से, इसके द्वारा जो वेवलेंथ निकलेगा उसका वैल्यू कितना होगा, 912 एंगस्ट्रम। तुम इसको भी निकाल के चेक करो, ये अभी थर्ड से लाए थे ना, फोर्थ से लाओ, फिफ्थ से लाओ, सिक्स से लाओ, तो सबके लिए एक पार्टिकुलर वेवलेंथ वाला ही लाइट मिलेगा। और उस लाइट को जब हम प्लॉट करेंगे बच्चों तो बोल देखो सबसे पहले क्या कौन मिला था, 1216, उसके बाद 1026, उसके बाद तीसरा भी मिलेगा, फिर चौथा भी मिलेगा, एंड सो ऑन करते 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 बच्चों हम लोग जब इन्फिनिटी पूछे तो क्या मिला, 912 एंगस्ट्रम। बात में आ रहा है? तो यानी कि समझो हाइड्रोजन एटम में जो पहले ऑर्बिट पे इलेक्ट्रॉन आता है और जो लास्ट ऑर्बिट मतलब इन्फिनिटी से जब आता है तो वो इसी रेंज में लाई करता है। और ये रेंज हम जानते हैं बच्चों किस में पाया जाता है, यूवी रीजन में पाया जाता है, अल्ट्रा वायलेट रीजन में पाया जाता है। ये हमें विजिबल नहीं है, दिखेगा नहीं। बात समझ आ रहा है? बाल्मर सीरीज इसके बाद अभी आ रहे हैं, उसी के ऊपर आ रहे हैं। तो ये जो बच्चों स्पेक्ट्रम हमें मिला है ना, ये जो सीरीज मिला है, इसको जब हम प्लॉट करेंगे तो यहाँ जो स्पेक्ट्रम मिलेगा, इस स्पेक्ट्रल लाइन, ध्यान सुनना, इस स्पेक्ट्रल लाइन को, लाइन सीरीज को हम लोग क्या बोलते हैं, अब स्पेक्ट्रल लाइन क्या होता है, तो स्पेक्ट्रम जो यहाँ बन रहा है ये क्या बन रहा है, स्पेक्ट्रम बन रहा है। स्पेक्ट्रम कैसा बन रहा है, तो बोलेंगे सर डिसकंटिन्यूअस बन रहा है। तो डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम के लाइन को हम लोग स्पेक्ट्रल लाइन बोलते हैं। और स्पेक्ट्रल लाइन का जो सीरीज है, तो ये पहला जो हुआ जिसपे हाइड्रोजन के एटम के फर्स्ट ऑर्बिट पे इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इस वाले सीरीज को हम लोग लाइमन सीरीज बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं, लाइमन सीरीज बोलते हैं। यानी कि इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ रहा है, तो बोलेंगे किसी भी ऑर्बिट से आ रहा है, लेकिन किस पे आ रहा है, तो फर्स्ट पर आ रहा है। बात समझ आ रही है? तो किसी भी ऑर्बिट 2 से 1 पे, 3rd से 1 पे, 4th से 1 पे, 5th से 1 पे, 6th से 1 पे, किसी से भी आए, अगर फर्स्ट पे आता है तो उस पर जो हमारा एक स्पेक्ट्रम तैयार होता है, डिसकंटिन्यूअस या लाइन स्पेक्ट्रम जिसको हम लोग बोलते हैं, उस सीरीज के स्पेक्ट्रल लाइन के सीरीज को लाइमन सीरीज बोलते हैं। यानी कि यहाँ से एक बात पता चला बच्चों, और लाइमन सीरीज का जो स्पेक्ट्रम जो बनता है वो विजिबल रीजन से बाहर बनता है। तो यहाँ से अब बच्चों मेरे ख्याल से हम लास्ट लेक्चर में, अपने 4th लेक्चर में बताए थे कि नील बोहर का मॉडल अच्छे से क्लियर कब होता है, जब हम लोग स्पेक्ट्रम समझते हैं। तो यहाँ से आपका काम है कि कितने अच्छे से इसको आप ग्रास्प कर पाते हैं, क्योंकि अभी अभी पता चला, देखो ये एटम है, एटम से जब लाइट निकल रहा है, रेडिएशन निकल रहा है, तो उसका वेवलेंथ जब हम निकाल रहे हैं तो देखो 1216 के बाद 1026 आ रहा है, इसके बीच इनफाइनाइट वैल्यू गायब है। इसका मतलब हर प्रकार का वेवलेंथ वाला लाइट नहीं मिल रहा है। यही अगर रदरफोर्ड का मॉडल रहता तो ये
इसके बगल में जस्ट सटा हुआ दूसरा ऑर्बिट रहता है, उसके बगल में तीसरा, चौथा, इस तरह करके ढेर सारा इनफाइनाइट ऑर्बिट रहता है। सबसे इलेक्ट्रॉन जब फर्स्ट ऑर्बिट पे आता तो हर प्रकार का वेवलेंथ निकलता, हर प्रकार का वेवलेंथ निकलता। जब उसको प्लॉट करते तो लाइन के बगल में लाइन, लाइन के बगल में लाइन, ऐसा लाइन पता चलता जैसे हमें ये लगता कि वो कंटिन्यूस है। जैसे हम कपड़ा का एग्जाम्पल लिए थे, शर्ट में एक धागा के बगल में दूसरा धागा, उसके बगल में तीसरा, सारा धागा इस प्रकार से अरेंज रहता है ताकि हमें ये कंटिन्यूस कपड़ा दिखता है। और वही मच्छरदानी में क्या होता है, एक धागा के बगल में दूसरा में गैप होता है। बस समझ आ रहा है? तो यही नील बोहर रदरफोर्ड में डिफरेंस है। आई होप क्लियर हुआ होगा। चलो ठीक है, चलो यहाँ तक करते हैं। अब थोड़ा सा लाइमन सीरीज क्या था इसको अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं, है ना। तो चलो यहाँ जो स्पेक्ट्रम तैयार हो रहा है, एटॉमिक स्पेक्ट्रम, उसी में हम लोग सीरीज को पढ़ते हैं। तो पहला सीरीज हमारा कहलाता है लाइमन सीरीज। अगर कहाँ पे इलेक्ट्रॉन आए, हाइड्रोजन एटम के ऊपर ही ये खोज हुआ था, एक इलेक्ट्रॉन वाले स्पेसिस के ऊपर। लेकिन ये दूसरे एटम पे भी लगा सकते हैं जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन हो। तो हाइड्रोजन के पास एक है, हीलियम के पास 2 है। तो हीलियम से अगर हम एक इलेक्ट्रॉन बाहर कर दें तो He+ बन जाएगा ना। फिर वहाँ पे हम लोग इस मॉडल को अप्लाई कर पाएंगे। तो देखो ध्यान से, फिर से एक बार हम प्लॉट कर रहे हैं। ये पहला ऑर्बिट हो गया, उसी को हम यहाँ बना रहे हैं। पहला एनर्जी लेवल n = 1 है। दूसरा बच्चा यहाँ है, n = 2। तीसरा बच्चों कहाँ है बोलो, 3 है। गैप थोड़ा थोड़ा कम होगा, इस बात को ध्यान रखना। चौथा है, पांचवा है, छठा है, सातवां है, एंड सो ऑन। कहाँ चल जाएगा ये, n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे चल जाएगा। देखो ये एनर्जी का लाइन है, हमें जान रहे हैं एनर्जी ऊपर जाते जाते बाहर रहा है। ठीक, देखो -13.6 के बाद -3.4। तो देखो अगर सेकंड से फर्स्ट पे आए, थर्ड से फर्स्ट पे आए, फोर्थ से फर्स्ट पे आए, फिफ्थ से फर्स्ट पे आए, ठीक है, 6 से फर्स्ट पे आए, 7 से फिफ्थ पे आए, या ऐसे 8, 9, 10 करते करते इन्फिनिटी वाले ऑर्बिट से यहाँ पे आए, तो यहाँ जो सीरीज मिलता है इसको हम लोग लाइमन सीरीज बोलते हैं। उसी प्रकार इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट पे था, उससे जब एटम को एनर्जी ट्रांसफर करेंगे हायर पे जाएगा, वापस किस पे उड़ के आया बच्चों बोलो, 2 पे आया। किस पे आया, सेकंड पे। यानी कि सेकंड पे किससे आ रहा है, थर्ड से आ रहा है, फोर्थ से आ रहा है, फिफ्थ से आ रहा है, 6 से आ रहा है, 7 से आ रहा है, एंड सो ऑन करते करते इन्फिनिटी से आ रहा है। तो यहाँ जो सीरीज मिलेगा बच्चों, इसको हम लोग बाल्मर सीरीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बाल्मर सीरीज बोलते हैं। क्लियर है। उसी के आगे सो ऑन, थर्ड पे उतर रहा है, कहाँ से, फोर्थ से, फिफ्थ से, 6 से। यहाँ थोड़ा सा फील लेना बच्चों कि इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट पे है, उड़ के किसी भी ऑर्बिट पे चला गया, तो वहाँ से जरूरी नहीं कि वो फर्स्ट पे ही आएगा, हो सकता है सेकंड पे आ जाए, हो सकता है थर्ड पे आ जाए, हो सकता है फोर्थ पे आ जाए। तो मान लो थर्ड पे आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, बाकी जितना भी ऑर्बिट सबसे आ रहा है, तो उसमें एक स्पेक्ट्रम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और ये डिसकंटिन्यूस मिलेगा। तो ये जो स्पेक्ट्रल लाइन का सीरीज हुआ, पहला को लाइमन बोलेंगे, फिर बाल्मर बोलेंगे, इसको पास्कन सीरीज बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पास्कन सीरीज बोलेंगे। उसके बाद उसी प्रकार n = 4 पे इलेक्ट्रॉन उतर रहा है, कहाँ से उतर रहा है, बाकी और सारे ऑर्बिट से उतर रहा है। ठीक है, तो ऐसे को हम लोग क्या बोलेंगे, ब्रैकेट सीरीज बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ब्रैकेट सीरीज बोलेंगे बच्चों। क्लियर है। उसी प्रकार n = 5 पे आ रहा है इलेक्ट्रॉन, कहाँ से आ रहा है, 6, 7, जहाँ से जितना पॉसिबल हो सकता है सबसे आ रहा है। तो यहाँ जो सीरीज मिल रहा है इसको क्या बोलेंगे, फंड सीरीज, PFUND, फंड सीरीज, है ना। इसको बार बार हम लिखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर फिर इसी के ऊपर बनेगा मेरे। तो पहला हो गया लाइमन, बाल्मर, पास्कन। ये क्या हो गया बच्चों, बोलो, ब्रैकेट हो गया। ये क्या हो गया, फंड सीरीज हो गया। इसके बाद वाला लास्ट वाला यहाँ पे बच्चों जगह नहीं, हम बना देते हैं थोड़ा सा। 6 पे आ रहा है, कहाँ से, 7 से आ रहा है, n = 8 से आ रहा है, इन्फिनिटी से आ रहा है। तो यहाँ जो सीरीज मिलेगा इसको हम फेरी सीरीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हम फेरी सीरीज बोलते हैं बच्चों। समझ आया कि नहीं आया। तो ये जो पूरा एक सीरीज मिला है बच्चों, यही एक एटॉमिक स्पेक्ट्रम का एक स्पेक्ट्रल लाइन वाला सीरीज है। और सबसे पहले खोज हुआ था बाल्मर सीरीज का, क्योंकि इसमें जो स्पेक्ट्रम वाला जो रेडिएशन जो इमिट हुआ था वो विजिबल रीजन में था। किसमें था बच्चों, विजिबल। विजिबल का मतलब होता है जो हमें आंख से दिखाई पड़े। जैसे ये कलर, ये ब्लैक कलर दिख रहा है क्योंकि ये विजिबल रीजन में ये हम देख पा रहे हैं। इसी विजिबल रीजन, इंफ्रारेड रीजन को हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है। और लाइमन सीरीज किस में होता है, यूवी रीजन में होता है, अल्ट्रावायलेट। और बाकी ये तीनों पास्कन, ब्रैकेट, फंड, ये सब किस में होता है, इंफ्रारेड रीजन। किस में होता है बोलो, इंफ्रारेड रीजन। ये सब कौन सा रीजन होता है आगे हम लोग पढ़ेंगे इसको, अभी तो फिलहाल नहीं पढ़ पाएंगे। इंफ्रारेड रीजन, ये लो इंफ्रारेड रीजन होता है। ये थोड़ा अच्छा, ये बहुत हाई इंफ्रारेड रीजन होता है ना। इंफ्रारेड रेडिएशन जो निकलता है वही रीजन में ये सब पाया जा रहा है। तो ना तो हमें इंफ्रारेड रेडिएशन दिखता है, ना तो
यूवी रेडिएशन दिखता है, हमें विजिबल रीजन वाला रेडिएशन दिखता है। क्लियर है? तो चलो एक बाल्मर सीरीज के ऊपर भी हम लोग ये अप्लाई कर लेंगे थोड़ी देर बाद या नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अभी लाइमन को थोड़ा सा और अच्छे से समझ लेते हैं ना, लाइमन का लॉन्गेस्ट वेवलेंथ शॉर्टेस्ट वेवलेंथ क्या होता है उसको समझते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बाल्मर पास्कल को समझेंगे थोड़ा अच्छे से और उसके ऊपर न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे अच्छे से ना बच्चों। तो चलो ये सीरीज बच्चे अच्छे से नोट कर लेना है, एकदम सीरीज को अच्छे से नोट कर लेना है। लाइमन सीरीज के ऊपर बात करते हैं, यानी कि लाइमन सीरीज में इलेक्ट्रॉन कहाँ आ रहा है, इसको मिटा देते हैं बच्चों है ना। लाइमन सीरीज में कहाँ आ रहा है इलेक्ट्रॉन, ये काम करो इसको रहने देते हैं, थोड़ा सा ऊपर ही जगह खाली कर लेते हैं ना। ऊपर का जगह बच्चों यहाँ तक हम खाली कर लेते हैं, बाकी सभी चीज़ें आप नोट कर लेंगे और यहीं पे हम उस फॉर्मूला को लगा देते हैं। कौन सा, एक ही फॉर्मूला तो बचा है बच्चों, 1/λ इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। क्लियर है? ये वेवलेंथ निकालने का बहुत अच्छा हमारे पास एक फॉर्मूला है, जिसको कैलकुलेट भी हम लोग बहुत अच्छे से करेंगे। आर का वैल्यू बाद में रख देंगे पलटने के बाद, ठीक है। तो ध्यान से लाइमन सीरीज के लिए n1 का मान क्या होगा, बोलो हमेशा 1, क्योंकि लाइमन सीरीज बना ही कब है, जब इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट पे आए, बाकी किसी से भी आए। और n2 का मान, तो बोलेंगे n2 का मान कुछ भी हो सकता है, सेकंड से आ सकता है, थर्ड से आ सकता है, फोर्थ से, एंड सो ऑन, इन्फिनिटी से आ सकता है। बस में आया कि नहीं आया? तो देखो ध्यान से, हम फर्स्ट ऑर्बिट का जो ये मतलब पहला जो ट्रांजैक्शन हुआ था, इलेक्ट्रॉन जब सेकंड से फर्स्ट पे आया था, उसमें λ1 अगर हम निकाले तो कितना आया था, 1200 निकाले थे ना अभी, 1216 निकाले थे सर, ठीक है। देख लेते हैं एक बार, यहाँ पे r था 1 का स्क्वायर माइनस 1/4, सेकंड से फर्स्ट पे आया था ना, सेकंड से फर्स्ट पे आया था, तो कितना 3/4 है ना, इंटू r इंटू 3/4 आया था, पलटे थे तो 4/3 इंटू 912, इसको काटे थे 304, हाँ यानी कि 1216, हाँ ठीक, 1216 एंगस्ट्रम वाला हमें एक रेडिएशन मिला था, ठीक। उसी प्रकार देखो इसका लास्ट लाइन निकालते हैं, क्या निकालते हैं बच्चों, बोलो लास्ट लाइन। ये पहला लाइन है लाइमन सीरीज का, फर्स्ट लाइन है ना। लाइमन सीरीज का सेकंड लाइन कौन होगा, जब इलेक्ट्रॉन थर्ड से फर्स्ट पे आएगा। लाइमन सीरीज का पहला स्पेक्ट्रल लाइन क्या होगा, जब सेकंड से फर्स्ट पे आ रहा है। सेकंड स्पेक्ट्रल लाइन क्या होगा, जब थर्ड से फर्स्ट पे आ रहा है। पहला स्पेक्ट्रल लाइन, दूसरा स्पेक्ट्रल लाइन, तीसरा स्पेक्ट्रल लाइन जब n बराबर 4 से 1 पे आ रहा है ना, n बराबर 4 से 1 पे आएगा तो तीसरा स्पेक्ट्रल लाइन। चौथा स्पेक्ट्रल, गिन क्यों रहे हैं बच्चों, क्योंकि डिसकंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस रहता तो गिन पाते, लाइन को नहीं गिन पाते, तो डिसकंटिन्यूअस है। नील बोहर का मॉडल 100% सपोर्ट कर रहा था, ठीक है। तो पहला स्पेक्ट्रल लाइन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ऐसे करते करते मान लो इन्फिनिटी से इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो निकालो 1/λ का वैल्यू आर जेड स्क्वायर 1 माइनस 1/इन्फिनिटी का स्क्वायर, याद है। तो जब इसको सॉल्व किए थे तो सिर्फ और सिर्फ आर आया था, तो लैम्डा का वैल्यू 1/r इक्वल टू 912 एंगस्ट्रॉम। ध्यान है, ये भी हम निकाले थे थोड़ी देर पहले। तो यानी कि लैम्डा जब सेकंड से फर्स्ट पे आया, देखो ध्यान से, जब लैम्डा सेकंड से फर्स्ट पे आया वो इलेक्ट्रॉन उड़ के, तो उसमें जो एनर्जी निकला उसका वेवलेंथ, एनर्जी वाला जो रेडिएशन निकला उसका इतना वेवलेंथ था। उसी प्रकार कहाँ से आ रहा है, इन्फिनिटी से अगर 1 पे आ रहा है तो उसका वैल्यू 912 एंगस्ट्रॉम है। तो देखो ध्यान से, ये वाला वेवलेंथ फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन वाला, और ये लास्ट स्पेक्ट्रल लाइन है जो इन्फिनिटी से आ रहा है। अब देखो ध्यान से समझना बात को, मान लो ये इन्फिनिटी वाला ऑर्बिट है, क्या इन्फिनिटी जगह मिटा दिए तो यहीं लिख देते हैं, ये इन्फिनिटी वाला ऑर्बिट है। तो ये देखो, ये एनर्जी लेवल सबसे ज़्यादा है ना, ये एनर्जी का गैप सबसे ज़्यादा है ना, तो सबसे ज़्यादा वाला जो एनर्जी गैप है उसमें वेवलेंथ सबसे छोटा मिला है, और जो सबसे कम एनर्जी गैप है उसमें वेवलेंथ सबसे लंबा मिला है। और इसी के बीच सारा वेवलेंथ वाला लाइट एग्जिस्ट करेगा लाइमन सीरीज में, ना तो इसके पहले हो सकता है ना तो इसके बाद हो सकता है। इसके बीच जैसे पहला 1216 आया था, दूसरा क्या आया था 1026 आया था, एंड सो ऑन करते करते लास्ट स्पेक्ट्रल लाइन जो इन्फिनिटी से आ रहा है उसका वैल्यू कितना आता है 912। देखो 912 एक्चुअली में हम लोग 911 समथिंग होता है, तो हम लोग 912 मान के चलते हैं। तो इसी दोनों के बीच सारा रेडिएशन लाई करेगा। तो ये क्या हो गया बोलो, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ वाला है या शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है। तो जहां पे एनर्जी ट्रांजिशन सबसे लॉन्गेस्ट गैप के द्वारा होता है तो ये शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है। क्या है बोलो बच्चों, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ वाला लाइट है। ध्यान दो, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। और ये क्या है, तो बोलेंगे सर ये लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है। क्या है बच्चों बोलो, ये लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है। समझ में आता है बात कि नहीं आता है? तो बोलेंगे ये शॉर्टेस्ट वेवलेंथ वाला लाइट है, ये लॉन्गेस्ट वेवलेंथ वाला लाइट है। स्पष्ट हुआ बच्चों कहानी? देखने में लग रहा है सर सबसे मैक्सिमम गैप तो यहीं पे है, तो सबसे मैक्सिमम गैप है तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कहाँ निकला? तो हम जानते हैं एनर्जी बराबर एच न्यू बराबर SC/λ, यानी कि एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। एनर्जी गैप जितना ज़्यादा होगा वेवलेंथ उतना छोटा होगा, इसलिए सबसे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ 912 मिलेगा लाइमन सीरीज में जब इन्फिनिटी से 1 पे आ रहा है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और जब सेकंड से फर्स्ट पे आ रहा है तो उस पर सबसे
लंबा वेवलेंथ निकलेगा। इसी प्रकार सभी सीरीज को भी हम लोग निकाल सकते हैं बच्चों, बार्मर भी निकाल सकते हैं। बार्मर में जब निकालेंगे ना तो उसका बहुत सारा रेडिएशन वाला रेडिएशन जो निकलेगा वो विजिबल रीजन में पाया जाता है, पास्कल में फिर विजिबल रीजन के बाहर हो जाएगा। तो इसके ऊपर बच्चों न्यूमेरिकल हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में परफॉर्म करेंगे। ठीक है, चलो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं बच्चों, धन्यवाद।